बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है। हमारे ग्रुप का नंबर है 3। मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं रोल नंबर 3, 9, 13, 31, 36 एंड रोल नंबर 39। हमारा सेमेस्टर 5th है और आज का हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है नॉर्मल कर्व स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल। सबसे पहले हम नॉर्मल कर्व के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मीन की दोनों साइडों पे सिमेट्रिकल होती है। सो द राइट साइड ऑफ द सेंटर इज़ ए मिरर इमेज ऑफ द लेफ़्ट साइड। जो राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड का इमेज वाज़ा करती है। सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन, मॉड एंड मीडियन आर इक्वल। द कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर। कर्व्स जिसमें जो कर्व है वो सेंटर से सिमेट्रिक होती है। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज़ आर टू द लेफ़्ट ऑफ द सेंटर एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज़ आर टू द राइट। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल उसी मिकदार में राइट साइड पे भी मौजूद होती हैं। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ कॉल्ड 1। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ नॉर्मल कर्व। दिस इज़ व्हेन द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अराउंड ए मिडल वैल्यू। जब डाटा को एक मिडल वैल्यू के अराउंड डिवाइड किया जाता है, द डाटा इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द मिडल वैल्यू। तो जो डाटा होता है वो मिडल वैल्यू के सिमेट्रिकल होता है। दिस इज़ कॉल्ड ए बेल कर्व बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बेल। इस तरीक़ाकार से जो कर्व बनती है, जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डाटे की शक्ल एक बेल की तरह की ज़ाहिर होती है। इसीलिए हम इस कर्व को बेल कर्व भी कहते हैं। हाफ ऑफ द डाटा फॉल्स अबव एंड हाफ बिलो द मिडल वैल्यू। इसमें हाफ डाटा लेफ़्ट साइड और हाफ डाटा राइट साइड मिडल वैल्यू के फॉल करता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और रोल नंबर 09 है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीन, मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम मीन देखेंगे, मीन किस तरह निकाला जाता है। बेसिकली अगर कोई डाटा सेट दिया हो तो उसका मीन इस तरह निकाला जाता है कि जो डाटा सेट है उसको ऐड करके और जितनी डाटा सेट की तादाद है उस पर डिवाइड कर दिया जाता है और जो आंसर निकलता है वो हमारा मीन होता है। इसके लिए जो मीन का फार्मूला है, बेसिकली मीन को एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। और यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है हमारा डाटा सेट जो डाटा दिया हुआ है। उसके बाद समेशन एक्स क्या है, उस डाटे सारे को डिवाइड कर लें, वो हमारा समेशन एक्स आ जाएगा। और उसके बाद एन जो है डिवाइडेड बाय एन, वो है डाटा सेट की जितनी तादाद है। और यहाँ पर द एवरेज नंबर फाउंड बाय एडिंग ऑल डाटा पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जो एक डाटा सेट दिया गया है 4, 1 एंड 7 और कह रहा है कि इसका मीन निकालें। सबसे पहले इस जो 4, 1 एंड 7 डाटा सेट है इसको पहले ऐड करें और इसकी तादाद देखें कितनी है। तादाद इसकी 3 है और ये जो नंबर है 3 इस पर डिवाइड कर दें और 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा मीन है। अब चलते हैं मीडियन पे। मीडियन बेसिकली द मिडल नंबर फाउंड बाय ऑर्डरिंग ऑल डाटा पॉइंट्स एंड पिकिंग आउट the one in the middle, or if there are two middle numbers taking the mean of those two numbers। बेसिकली जो मीडियन है ये अगर कोई डाटा सेट दिया हो और वो ऑड नंबर में हो तो उसका मिडल जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। लेकिन अगर वो ऑड नंबर में ना हो, इवन में हो, तो उसके जो मिडल में 2 नंबर हैं उनको ऐड करके और 2 पर डिवाइड कर दें तो फिर भी मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि 4, 1 एंड 7 एक डाटा सेट दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मीडियन निकालें। सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए ज़रूरी है कि इसको ऑर्डर में कर लें, मतलब इसको तरतीब में कर लें। तरतीब में इस तरह होगा 4, 1 एंड 7 है डाटा सेट और तरतीब में आने के बाद ये हो जाएगा 1, 4 और 7। और ये एक ऑड डाटा सेट है
जिस तरह के 1, 4 और 7, इसमें मिडल नंबर जो है वो 4 है और 4 इसका मीडियन होगा, क्योंकि मिडल नंबर जो होता है वो मीडियन होता है। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि एक इवन डाटा सेट दिया हुआ है, उसका मीडियन निकालें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसने दिया है 10, 40, 20 और 50 का एक डाटा सेट है और वो कह रहा है कि इसका मीडियन निकालें। सबसे पहले इसे ऑर्डर में कर लें, मतलब तरतीब से कर लें। तरतीब से होने के बाद ये 10, 20, 40 और 50 हो जाएगा। अब ये इवन नंबर है, क्योंकि 8 नंबर होता तो वो 3, 5, 9 होना था। इसका जो सेंटर मिडल में होगा नंबर वो मीडियन होगा। अब ये 2 मिडल में नंबर आ रहे हैं, इन दो को मीडियन निकालने के लिए हम ये करेंगे कि जो मिडल में 2 नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। तीसरे नंबर पे जो मॉड है, मॉड को किस तरह निकालते हैं। बेसिकली मॉड एक डाटा सेट अगर दिया हो तो उसमें से मॉड निकालना, तो मॉड जो मोस्ट रिपीटेडली नंबर होते हैं उसको कहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर जो डाटा सेट में होते हैं उसको मॉड कहते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर दैट इज़ द नंबर दैट अकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल उसने दी हुई है, एक डाटा सेट है 424322, कह रहा है कि इसमें से मॉड निकालें इस डाटा सेट में से। अब हमने देखना है कि ये मोस्ट रिपीटेडली नंबर कौन सा है इसमें। जब हम इसको डाटा सेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें से 2 जो मोस्ट रिपीटेडली नंबर यहाँ पर मौजूद है वो 2 है और ये 2 ही हमारा मॉड होगा। अब यहाँ पर एक समझने की चीज़ है कि अगर ये सारे मतलब इस तरह का डाटा सेट हो को 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, मतलब हर डिजिट जो है 2 बार आया हुआ है, तो वो सारे डिजिट जो है ना मॉड होंगे। और अगर कोई भी डिजिट डाटा सेट में रिपीट नहीं हो रहा तो वो उसमें उस डाटा सेट में मॉड नहीं होगा। मेरा आज का टॉपिक इतना ही था, शुक्रिया। Assalamu alaikum. My name is Ali Hamza and my roll number is 13. Today my topic is standard deviation. Standard deviation हमें ये बताता है कि हमारा जो डाटा है ना वो एवरेज से कितना वेरी करता है। अगर लो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम डाटा एवरेज के पास है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो इसका मतलब है कि डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और मतलब कि रियल डाटा ना एवरेज से फार अवे है, दूर है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द डिस्पर्जन ऑफ डाटा, इट शोज द एवरेज एब्सोल्यूट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द मीन। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन द फर्दर द डाटा टेंड टू बी डिस्पर्स्ड फ्रॉम द मीन। नेक्स्ट हमारे पास मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। मेरिट्स में इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड measure of dispersion or variability. Its computation is based on all the observations. Demerits of standard deviation. It is relatively difficult to calculate and understand. It cannot be used for comparing the dispersion of 2 or more series given in different units. It is affected very much by the extreme values. Next हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है पॉपुलेशन के लिए और सैम्पल के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ ए सिंबल, इफ़ ये सिंबल होती है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास पॉपुलेशन में हो, अगर सैम्पल में हो तो उसके लिए स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये सिग्मा इज इक्वल टू समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n होल अंडर रूट। ये पॉपुलेशन के लिए ये होगा और सैम्पल के लिए ये होगा और इसमें n-1 हम यूज़ करते हैं। एक्स बार को फाइंड करने के लिए हम इसका फार्मूला है x इंटू समेशन x ओवर m। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे, फाइंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए पॉपुलेशन डाटा 64578। यहाँ पे हमने एक टेबल बना के जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी उन्हें हमने x पे रखा है और हमारे पास ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, उससे पहले हम x बार फाइंड करेंगे। x बार का मैंने फार्मूला बताया समेशन x ओवर n होता है। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और x हमने इसको समेशन लिया, ये 30 आ गया
इसको डिवाइड किया n पे जो कि 5 था, तो हमारे पास x बार जो है ना वो 6 आ गया। तो x माइनस एक्स बार ये हमने माइनस किया है, 0 आ गया। इस तरह सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और इसका स्केल लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। इनका समीशन ले लिया, ये 10 आ गया। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट किया और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है ना वो हमारे पास 1.4 आ गई है। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamza. My roll number is 3. Today my presentation topic is 68% rule, 95% rule and 99.7% rule in the normal distribution curve. सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द शेप ऑफ हिस्टोग्राम्स सम टाइम अप्रॉक्सीमेट व्हाट इज़ नोन एज अ बेल शेप, यानी कि जो हमारी हिस्टोग्राम की शेप है उसको हम बाज़ औक़ात बेल शेप भी कहते हैं, क्योंकि इस हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास एक बेल शेप कर्व प्रोड्यूस होती है। ये शेप कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हिस्टोग्राम के, इनके सेंटर के अंदर पॉइंट्स लगाए जाते हैं और उन पॉइंट्स को आपस में जब कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास एक कर्व क्रिएट होती है। अगर तो वो कर्व बेल शेप हो तो वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगी। बाय ज्वाइनिंग द कॉलम्स ऑफ द हिस्टोग्राम टुगेदर अ बेल शेप्ड कर्व इज़ फॉर्म्ड। व्हेन वी गेट डाटा दैट फॉर्म्स अ बेल शेप we call it a normal distribution. Two important things to remember about normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं द मीन ऑफ़ द डाटा, यानी कि जो डाटे का मीन है जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, इज़ एट द सेंटर ऑफ़ द बेल कर्व, यानी कि जो हमारे पास बेल क्रिएट हुई है उसके सेंटर के अंदर हमारे पास मीन होना चाहिए। ये इसकी एक शर्त है। दूसरा पॉइंट है मोस्ट ऑफ द डाटा इज़ गैदर्ड क्लोज टू द मीन, यानी कि हमारा मैक्सिमम डाटा जो है वो मीन के क्लोज होता है। जितना हम मीन से दूर जाते जाएंगे उतना हमारे पास डाटा लेस होता जाएगा। द फर्दर वी गो फ्राम द मीन द लेस डाटा देयर इज़। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। 68% रूल। रिकॉल दैट स्टैंडर्ड डेविएशन S is a measure of the spread of the data. In a normal distribution, 68% of data have values within one standard deviation of the mean. यानी कि हमारे पास जो 68% डाटा है वो हमारे पास मीन के 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। 1 टाइम से मुराद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड के अंदर उसको मीन में प्लस करेंगे, जबकि लेफ़्ट साइड के अंदर हम उसको मीन में से माइनस कर देंगे। ये हमारे पास 68% रूल है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है 95% रूल। 95% ऑफ द डाटा हैव वैल्यूज़ विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी कि जो हमारा 95% डाटा है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट साइड पे उसी तरह बिल्कुल पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको मीन में प्लस करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन में से माइनस करेंगे। और 99.7 रूल में उसी तरह हम उसको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को s को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे और उसको मीन में प्लस करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन में से माइनस करेंगे। जब हम इन तीनों रूल्स को कंबाइन करते हैं, तीनों रूल्स को कंबाइन करेंगे यूजिंग द 68, 95, 99.7% रूल, वी कैन वर्क आउट द परसेंटेज ऑफ डाटा इन ईच सेक्शन ऑफ द बेल कर्व, यानी कि हर एक सेक्शन के अंदर जो बेल कर्व का हर एक सेक्शन है उसके अंदर डाटा की जो परसेंटेज है, डाटा को परसेंटेज में शो किया जाता है। अब जो हमारे पास एरिया बिटवीन द ब्लू लाइंस है, यानी कि हमने पढ़ा था मीन के जितना मैक्सिमम डाटा है वो मीन के क्लोज होता है, और मीन हमारा होता है x बार बिल्कुल सेंटर के अंदर। अब ये 34% एक साइड पे और 34% दूसरी साइड पे, तो अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो ये हमारे पास 68, टोटल 34 प्लस 34 मेक्स टू 68%। हमारे पास पहला रूल क्लियर हो गया। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है द एरिया बिटवीन द
रेड लाइंस जिसमें 13.5% और 13.5% लिखा है, जहाँ नीचे अगर वैल्यूज़ में देखें तो मीन प्लस 2s मीन प्लस और मीन प्लस 2s दूसरी साइड पे लिखा है। तो इसको हम अगर प्रीवियस डाटा में ऐड करें यानी 13.5 प्लस 13.5 27% प्लस 68% मेक्स टू 95%, ये हमारा दूसरा रूल क्लियर हो गया। इसी तरह जो हमारे पास एरिया बिटवीन द ग्रीन लाइंस है यहाँ पर 2.35% मिला है, अगर इनको ऐड करके प्रीवियस डाटा में ऐड करें तो ये 99.7% टोटल हो जाता है। और यही रूल था जो कि डाटा की परसेंटेज को शो करने के लिए अप्लाई करते हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abu Bakr and today my topic is about statistical quality control. ये क्या होती है इसका हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके ओवरव्यू में क्या है जी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज़ SAQ कैटेगरीज, statistical process control and variation in quality. So what is SAQ? The abbreviation of SQC means statistical quality control. SQC is the term used to describe the set of statistical tools used by quality professionals. ये जो है ये सेट ऑफ टूल होते हैं जो कि क्वालिटी प्रोफेशनल्स जो यूज़ करते हैं। SQC कैटेगरीज: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस कंट्रोल SPC एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप्स। ये जो है डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी खसूसियात और उसका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये बयान करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन आ जाता है, ठीक है। द मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अलावा द रेंज क्या चीज़ होती है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। डाटा के अंदर बड़ी और छोटी जो हमारी क्वांटिटी होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ डाटा डिस्पर्शन अराउंड मीन के अराउंड जो हमारा जो टोटल हमारा डाटा होता है उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। आगे आता है जी द मीन क्या चीज़ है, टू कंप्यूट द मीन वी सिंपली सम ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन में हम क्या करते हैं कि जो टोटल तादाद होती है हमारी, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, इनमें हम इनको सबको सम करते हैं 1 को 2 से इन सबको प्लस करके, तो फिर हम जो उनकी टोटल्स ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 5 रकमें हैं, ठीक है ना, तो उनको 5 टोटल को जमा करके उनको 5 पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास द मीन आ जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है वो एक्स बार इज़ इक्वल टू एन सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 एक्स आई ओवर एन। इसमें जो है वो एक्स होता है, वो एक्स बार इसको हम मीन से द मीन जो होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जो हमारा एक्स आई है वो होती है जो ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी हमारी तादाद है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी। एन जो है वो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस हमने लेनी है, मतलब 1 2 3 4 5 टोटल रकमें 5 होगी ना, तो ये एन जो है वो उसको ज़ाहिर करेगा। इसके अलावा द रेंज क्या चीज़ है, रेंज विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज में वो बता रहा है कि जो हमारा जो डिफरेंट है, बड़ी और छोटी जो रकम होगी हमारी, उसके दरमियान जो डिफरेंशिएट हम जिसको कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कहते हैं रेंज। इसमें नीचे इसने ग्राफ में आपको समझाया भी है, जैसे कि 3 4 6 7 9। इसमें जो उसने बताया कि रेंज क्या होगी, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लार्जेस्ट इसमें सबसे जो है वो 9 है, और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो ली है वो है 3। तो इसकी रेंज निकालनी हो तो उसने नीचे बताया भी हुआ है कि रेंज किस तरह होगी, सबसे बड़ी रकम जो है 9 और जो सबसे छोटी रकम है स्मॉलेस्ट डिवीजन जस्ट लाइक 3। सो वही जब हम इसको 9 में से 3 निकालेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तो 6 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी रेंज हो गई है।
Standard deviation. Standard deviation is a measure of dispersion of a curve. It measures the extent which these values are scattered around the central mean. ये डिस्पर्शन कर्व की जो मेजर है, ये उसको हम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. इसका फार्मूला है रो इज़ इक्वल टू एन सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्केयर और एन माइनस 1 स्केयर रो, वेयर द रो को नोट करता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल, एक्स बार द मीन, एक्स आई जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली होती हैं जिसकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होती है, एक्स आई वो हो गया. एन जो है वो टोटल जो नंबर्स होते हैं उनकी तादाद जो होती है, जो सैम्पल्स हमने लिए होते हैं, 10 सैम्पल हैं, 12 हैं, 15 हैं, 6 है, 3 है, इस तरह करके. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक्सटेंड टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू मॉनिटर द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. इसमें जो हमारी जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम, ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा है, उसको हम मॉनिटर करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह तैयार हो रही है, ये किन किन प्रोसेसेस से गुजर रही है, ठीक है, उन प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, ये उसके बारे में बताता है हमें. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टू हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन. ये हमें ये भी बताता है कि हमने जो हमारी अमाउंट ऑफ वेरिएशन है उसको हमने किस तरह डिटरमाइन करना है. टू मेक श्योर द प्रोसेस इज़ इन स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल. ये हमें ये भी बताता है कि जिसमें हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं वो जो है वो प्रोसेस इन कंट्रोल के अंदर है, जो वो हमारे मेयार के मुताबिक जो है वो चल रही है, वो कंट्रोल के अंदर है, ठीक है. ये सब बताता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. वेरिएशन इन क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी में क्या चीज़ वेरिएशन करती है, वेरी करती है. No two atoms are exactly alike. Some sort of variation in the two atoms is bound to be there. In fact, it is an integral part of any manufacturing process. इसके अलावा the difference in characteristics as known variation. This variation may be due to substandard quality of a raw material, carelessness on the part of operator, fault in machinery system etc. वेरिएशन इन क्वालिटी कंट्रोल में हमें बताया जाता है कि जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई क्वालिटी, उसकी हम क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह बन रही है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या इसमें खामियां हैं, वो हम देखते हैं, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, उनको परखते हैं हम, ठीक है. इसके अलावा इनकी करैक्टरिस्टिक्स में डिफ्रेंशिएट क्या आ रही है, ठीक है, इनकी वेरिएशन करते हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक, ठीक है. इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, उसका मटेरियल क्या है उसमें जो है. उसके अलावा इसमें और जो है वो इसमें गलतियाँ किस तरह आ सकती हैं, ठीक है, इसमें जो कोई बंदा इस मटेरियल को बना रहा है, वो जो ऑपरेट कर रहा है उसके फॉल्ट क्या हैं, उससे क्या गलती हो सकती है, वो हम देखते हैं, या वो क्या गलती कर रहा है. इसके अलावा मशीनरी फॉल्ट्स भी हो सकते हैं. अगर हम मशीन को सही तरह से प्रॉपर नहीं चेक करते, हम उस पर काम कर रहे हैं बिना उसको इंस्पेक्ट किए, तो उस मशीन की वजह से उसकी क्वालिटी में क्या चेंज आ सकती है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी ट्राई टू हेल्प विद वेरिएशन इन कंट्रोल. सो दिस इज़ माई टॉपिक. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा सिद्दीक़ है और मेरा रोल नंबर है 18 BSc 39. मैं ग्रुप नंबर 3 का मेंबर हूँ और मेरा आज का टॉपिक जो प्रेजेंटेशन का है वो है वेरिएशन इन क्वालिटी. सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेरिएशन होता क्या है. वेरिएशन मीन डिफरेंस, मतलब दो चीज़ें अगर हम बना रहे हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होंगी. देयर विल बी सम वेरिएशन बिटवीन ऑफ दैम, और यू कैन से देयर विल बी सम डिफरेंस इन वैल्यूज़ बिटवीन ऑफ दैम. उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा. 100% एग्जैक्टली दो चीज़ों का मैच करना पॉसिबल ही नहीं है. मीन अगर हम एक मशीन के ऊपर एक पार्ट बना रहे हैं और बिल्कुल उसी डायमेंशन और उसी चीज़ उसी डायमेंशन और उन्हीं वैल्यूज़ को
फॉलो करते हुए अगर हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सेम नहीं होगा। 99.99% तो मे भी सेम हो सकता है, बट वो 100% सेम नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो अभी हम देख लेंगे कि वेरिएशन इन क्वालिटी होता क्या है। नो टू आइटम्स आर एग्जैक्टली अलाइक। यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नो टू आइटम्स आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब दो आइटम्स जो भी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी सेम टू सेम नहीं होंगी। सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन इन द टू आइटम इज़ बाउंड टू बी देयर, इन फैक्ट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब वही बात कि दो चीज़ें बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस भी हो जाए, या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ भी वेरिएशंस वगैरह आ सकती हैं, जिसकी वजह से 99.99% तो वो सेम हो सकते हैं, बट 100% हम उन्हें सेम नहीं कह सकते। द डिफरेंस इन करेक्टरिस्टिक्स नॉन एज वेरिएशन, मतलब इन्हीं चीज़ों को हम वेरिएशंस कहते हैं। अब इसके बाद वेरिएशन जो है वो किन तरीक़ों से हो सकती हैं, कि उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। द वेरिएशन मे बी ड्यू टू द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटर, फॉल्ट इन मशीनरी सिस्टम एट्सेट्रा। मतलब रॉ मटेरियल की वजह से भी हो सकती हैं कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो ठीक नहीं है, और इसके अलावा ऑपरेटर जो है वो नॉन सीरियस है, वो केयर मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारी मशीन के अंदर भी जो है कोई फॉल्ट हो सकता है, इसकी वजह से ये वेरिएशंस आ सकती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएशन आ जाती है कि हमारे पास वेरिएशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू द चांस कॉजेज और वेरिएशन ड्यू टू द असाइनेबल कॉजेज। इन दोनों को हम आगे जो है फर्दर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेज, इसको हम बेसिकली हम कॉमन कॉजेज जो है वो भी कह सकते हैं। ये होती इस तरीके से कि हम जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो छोटी मोटी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, और ये निगलेक्टेबल नहीं होती, लेकिन हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए जो इन कॉजेज़ के ज़रिए या इन गलतियों के ज़रिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो हमारी वेस्ट नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती, बट हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी कॉमन कॉजेज़ होती हैं। मतलब आगे हम इसको देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑकर ड्यू टू द चांस, ये बाय चांस ही जो है ना ये ऑकर हो जाती हैं, मतलब बाय चांस ही हो जाती हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट ये इनको होना नहीं चाहिए। द वेरिएशन इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन मशीन, रॉ मटेरियल और एनी अदर फैक्टर। ये मशीन का भी जो है वो डिफेक्ट हो सकता है, या हमारे रॉ मटेरियल के अंदर भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, या इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी जो हो सकते हैं। इनको हम रैंडम मैनर्स में जो है वो बिहेव करती हैं, ये रैंडम मैनर्स के अंदर बिहेव करती हैं। निगलिजिबल बट इनविटेबल, मतलब ये निगलेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। द प्रोसेस इज सेट टू बी अंडर द स्टेट ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसको स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके अंडर हम इसको देखते हैं। वेरिएशन ड्यू टू द असाइनेबल कॉज, नॉन रैंडम कॉज लाइक डिफरेंस इन रॉ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो इसके अंदर शो हो रहे हैं, ये जो वेरिएशन शो होंगी ये हमारे लिए मतलब यूज़फुल नहीं है। इसके ज़रिए जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे काम की नहीं होती है। इसको आगे जाके हम चार्ट्स के ऊपर भी जब एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वहाँ पे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। ये होता है किस तरीके से जी है, डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्वालिटी रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। डिफरेंस इन मशीन्स के अंदर जो है डिफरेंस, मशीन्स मतलब एक प्रोडक्ट एक मशीन पे बना रहे हैं, दूसरी मशीन पे बना रहे हैं, दोनों में अगर डिफरेंस है, मतलब दोनों मशीन्स के काम करने का तरीका तो सेम है, बट उसकी मशीन की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो दोनों की अलग अलग है, तो उसके अंदर से भी हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंस इन ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेटर्स की गलती की वजह से भी ये हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं दो प्रोडक्ट्स के दरमियान, क्योंकि एक पार्ट को एक ऑपरेटर बना रहा है, अगर दूसरे पार्ट को दूसरा ऑपरेटर बना रहा है तो ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स वगैरह वेरिएशन ज़रूर आएंगी। अगर दोनों एक ही बना रहे होते तो फिर चांस बहुत ज़्यादा कम होना था। डिफरेंस इन टाइम का भी डिफरेंस होता है। मतलब एक पार्ट बना है आज और दूसरा पार्ट बन रहा है 10 साल बाद, तो उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो फिर आ ही जाएंगे। तो ये वेरिएशन होती हैं ड्यू टू द असाइनेबल कॉजेज। आगे ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी हमें समझने में लगेगा। ये सामने एक बेल टाइप जो है वो कर्व दी गई है आपके वाई एक्सिस के ऊपर, जहाँ पे लिख के
जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एक डॉटेड लाइन ऊपर है और एक ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन नीचे है, और इसके दरमियान जो लिखा हुआ है वो है वेरिएशन ड्यू टू नॉर्मल कॉजेज़। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये नॉर्मल कॉजेज़ होते हैं, लेकिन इसके ज़रिए प्रोडक्ट को हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते बट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको होना नहीं चाहिए। इस दो एक ग्रीन लाइन जो अपर और लोअर ग्रीन लाइन है, इनके दरमियान अगर वैल्यूज़ आ रही हैं और प्रोडक्ट हमारे जो है यूज़फुल है, हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है, अगर इससे बियॉन्ड होगी, ऊपर या नीचे होगी, तो फिर हमारे लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। मसलन अगर ग्रीन लाइन जो ऊपर वाली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेरिएशन ड्यू टू डिज़ाइनेबल कॉजेज़, अगर इससे ऊपर वैल्यूज़ होंगी, मसलन अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कर लें कि हमने एक बनानी थी, एक पार्ट बनाना है एक मशीन के ऊपर, हमने 10 12 2 3 4 5 काफ़ी सारे पार्ट्स जो है ना वो बना लिए हैं। तो हमने अब उन सब का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है। अब उन सब का डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने एक उनकी एवरेज वगैरह निकाल ली है कि जी, और हमने देख लिया कि कितनी इसकी जो है ना एवरेज आ रही है। अब उस पार्ट को बनाने से पहले हमने 2 लिमिट्स दी होंगी, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। मसलन एक पार्ट है, उसके हमने कहा कि इसका डायामीटर 10 मिलीमीटर ही होना चाहिए, 10 मिलीमीटर की जो है हमें 10 मिलीमीटर रिक्वायर है। लेकिन अब 100% तो ये नहीं है कि हम 10 मिलीमीटर का डाया प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम उसको बनाने वाले को कुछ टॉलरेंस देंगे। वो ये कि अगर हम उसे कहेंगे कि एक मिलीमीटर की जो है हम उसको दे रहे हैं कि टॉलरेंस के, अगर 1 मिलीमीटर ऊपर हो जाए तो भी हम यूज़ कर लेंगे, 1 मिलीमीटर नीचे हो जाए तो भी हम यूज़ कर लेंगे। इन दोनों के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारे लिए काबिल यूज़ है, काबिल इस्तेमाल है। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाएगी तो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। मसलन अगर 8 मिलीमीटर आ जाता डाया तो फिर वो हमारे लिए यूज़ेबल नहीं है। अगर ये 12 मिलीमीटर आ जाता तो भी वो हमारे लिए यूज़ेबल नहीं है। अगर 9 10 और 11 के दरमियान वैल्यू आ रही है तो वो हमारे लिए यूज़ेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी जो सेंटर में लिखा हुआ वेरिएशन ड्यू टू द नॉर्मल कॉजेज़, इसके अंदर मतलब ये है कि 9 से लेकर 11 तक के दरमियान, 9 मिलीमीटर से 11 मिलीमीटर के दरमियान जितने भी हमारे पार्ट्स आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 11 से ऊपर होंगे तो भी वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि वेरिएशन ड्यू टू द डिज़ाइनेबल कॉजेज़, जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब है कि वो 11 से ऊपर के हैं, वो भी हमारे लिए यूज़ेबल नहीं है, और जो 9 से नीचे वाले हैं वो भी हमारे लिए यूज़ेबल नहीं है। तो ये हमें शो कर रहा था एक चार्ट। आगे हम इसको फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं। स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल लिमिट्स, ये बिल्कुल फिर वही दोबारा जो मैंने ऊपर बातें की हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसे हम फर्दर देख लेते हैं। नो आइटम इन द वर्ड कैन बी ट्रू कॉपी ऑफ अनदर आइटम, मतलब 2 चीज़ें जो हैं वो 100% कॉपी भी नहीं बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बट इन द टर्म ऑफ रेंज, बिल्कुल सेम वही बातें जो हैं वो ऊपर जो मैंने आपको बताई हैं वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ पेन इज एग्जैक्टली बाय इट्स मैन्युफैक्चर नॉट 7 मिलीमीटर बट इट्स 7 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.05। ये 7 मिलीमीटर एग्जैक्ट जो है वो उसने दिया है कि 7 मिलीमीटर एग्जैक्टली तो नहीं बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर हमने उसने प्लस माइनस 0.05 की टॉलरेंस दी है। मतलब 0.05 अगर ऊपर हो जाए तो भी काबिल इस्तेमाल है, अगर नीचे हो जाए तो भी काबिल इस्तेमाल है। तो ये प्लस माइनस जो है ये टॉलरेंस को शो कर रहा है, प्लस अपर को और माइनस जो है लोअर टॉलरेंस को ये शो कर रहा है। नीचे भी सेम वही वाली चीज़ जो है बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेटिंग कंट्रोल लिमिट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया था, जिसमें अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट बताया गया। मीन इसके अंदर बताया गया। जो UCL है इसका मतलब होता है अपर कंट्रोल लिमिट, और जो LCL है इसका मतलब होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। और जो ये मीन के दरमियान सामने एक सेंटर में लाइन गुजर रही है, इसका मतलब होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से ऊपर और सेंटर लाइन से ऊपर UCL से नीचे और सेंटर लाइन से नीचे LCL से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होंगी। इससे ऊपर नीचे होंगी तो हमारे लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। यानी कि आगे देखें कि वो आगे ये जो कर्व दी हुई है इसके अंदर 1 2 3 4 5 चीज़ें जो 5 डॉट्स लगे हुए हैं, ये 5 डॉट्स मीन को शो कर रहे हैं। मतलब ये हमारी एग्जैक्टली जो हमें वैल्यू चाहिए थी इसी के इक्वल है। और बाकी जो बाहर है 1 2 3 4 ऊपर UCL वाले पोर्शन के अंदर, और नीचे 1 2 3 4 5 जो नीचे वाले LCL वाले पोर्शन के अंदर। मतलब ये कि हमें लिमिट्स के अंदर अपर और लोअर लिमिट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ ये दी हुई हैं ब्लैक डॉट्स जो शो कर रहे हैं, ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हैं। हाउ टू कंट्रोल लिमिट्स आर यूज़फुल, अभी देखें कि एक हमने चीज़ बनानी थी, उसका हमने सेंटर लाइन मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू जो थी वो 16 मिलीमीटर थी। अब हमने उसको कह दिया कि अगर तो प्लस माइनस 2 मिलीमीटर की हमने उसको दे दी है वो
लिमिट टॉलरेंस दे दी है कि अगर हम 2 मिलीमीटर ऊपर भी हो जाए तो भी हम यूज़ कर लेंगे, 2 मिलीमीटर नीचे भी हो जाए तो भी हम इसको यूज़ कर लेंगे। अभी देखें UCL अपर कंट्रोल लिमिट 16.2 पे है और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है 15.8 पे है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि देखें 2 मिलीमीटर ऊपर और 2 मिलीमीटर नीचे इसके अंदर जो शो कर रही हैं रेड स्पॉट्स 1 2 3 4 और ये रहे 5 डॉट्स जो है वो इसके अंदर शो कर रहे हैं, मतलब 5 चीज़ें 5 आइटम्स जो हमारी बनी हैं वो बिल्कुल हमारे लिए यूजेबल है। लेकिन एक डॉट जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गई होगी 16.456 या सम कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड है, तो ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है। तो ये कंट्रोल लिमिट्स जो हैं वो इसलिए हमारी यूज़फुल होती है कि हमें इससे आसानी से पता लग जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए यूजेबल है कि नहीं। इसके बाद आगे हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इनको अपर UCL अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइंस वगैरह जो है इनके दरमियान ग्राफ को जो है प्लॉट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है SPC मेथड है। SPC का मतलब होता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल मॉनिटर इज़ आप बल्कि इसको आप इजीली इस तरीके से कह लें, SPC कंट्रोल मेथड इज़ यूज टू मॉनिटर और कंट्रोल द प्रोसेस जो है इसको हमें कंट्रोल चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। सबसे इसके अंदर कंट्रोल चार्ट्स जो है, चार्ट्स के ज़रिए हम इसको देखेंगे कि कंट्रोल चार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हुए इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहला कंट्रोल चार्ट शोज सैम्पल डाटा प्लॉटेड ऑन ग्राफ विद CL, UCL एंड LCL, मतलब कंट्रोल लाइन पर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट्स के दरमियान जो है इस डाटा को प्लॉट करते हैं, सैम्पल से जो लिया गया होता है ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, और इसमें 2 चार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल के लिए होता है और एक एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। अभी जो वेरिएबल के लिए होता है ना, ये मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है करेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब लेंथ, वेट, डायमीटर, टाइम्स वगैरह के लिए जो ग्राफ हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे ग्राफ को कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल होगा। जो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट आर यूज टू मॉनिटर द करेक्टरिस्टिक्स दैट हैव डिस्क्रीट वैल्यू एंड द कैन बी काउंटेड, मतलब डिफेक्ट आइटम्स, नंबर ऑफ फ्लॉज, नंबर इन अ शर्ट, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन अ बॉक्स, मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो हम कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज़ करते हैं। अभी इसके लिए 2 किस्म के जो है ना चार्ट्स बनते हैं, एक X चार्ट बनता है और एक R चार्ट बनता है। हम इसको X बार चार्ट और R बार चार्ट कह के यहाँ पे देखेंगे। X बार चार्ट जो है वो किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द चेंज इन द मीन प्रोसेस, मतलब सेंट्रल टेंडेंस के लिए जो चेंज हो रहा होता है, वेरिएशन आ रही होती है, उसके लिए हम जो चार्ट यूज़ करेंगे वो X बार चार्ट होता है। और R बार चार्ट जो है ये वेरिएबिलिटी के लिए यूज़ होता है ऑफ द प्रोसेस के अंदर जो वेरिएबिलिटी हो रही होती है उसको मॉनिटर करने के लिए जो हम चार्ट यूज़ करते हैं वो R बार चार्ट यूज़ करते हैं। आगे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस एग्जांपल से हम सारे के सारा पीछे जितना भी कुछ पड़ा है ये सारा कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक के अंदर हमें सिग्मा दिया होता है और एक के अंदर हमें सिग्मा नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम X बार चार्ट जो है उसको प्लॉट करेंगे, उसके लिए हमारे पास पहली जो कंडीशन दी गई है उसके अंदर ये है कि हमारे पास सिग्मा गिवन नहीं है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 50 सिलेंडर्स पर और, एक फैक्ट्री है जो 50 सिलेंडर 1 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करी है। सैंपल ऑफ 10 सिलेंडर आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एट एवरी और and the diameter of cylinder is measured. Draw X bar and R bar chart decide whether the process is under the control or not। यानी कि एक फैक्ट्री है जो 50 सिलेंडर 1 घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर से उसने 10 सिलेंडर जो है वो रैंडमली उठा लेता है किसी भी घंटे के अंदर। हर घंटे के अंदर जो है ना 10-10 सिलेंडर जो है वो उठाए जाते हैं और फिर उनके हम सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस सारे के ऊपर हम अपना प्रोसेस करेंगे और देखना ये है कि ये प्रोसेस जो सिलेंडर्स बन रहे हैं ये अंडर दी लिमिट हैं कि नहीं, यानी कि हमारे लिए हमने जो लिमिट्स दी हुई हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अंदर हमें सैंपल नहीं दिया गया हुआ है तो सिग्मा जो है वो नहीं दिया गया हुआ है, तो इसके लिए हमें नीचे कोई डाटा भी दिया हुआ है। ये जो डाटा नीचे दिया हुआ है ये कांस्टेंट डाटा है। ये आगे एक चार्ट भी आएगा, उस चार्ट के अंदर भी ये कांस्टेंट जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट जो है वो ये डाटा होता है। मतलब n हमारे पास 4 है, नंबर्स 4 है, A2 0.73 है, D3 0 है, D4 जो है 2.28 है। ये आगे फार्मूलाज आएंगे उनके अंदर ये यूज़ होगा। ये फार्मूलाज की जो वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं। आगे ये उसने से एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर उसने सैंपल नंबर दिए हुए हैं 10 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं। मतलब उसने 10 जो वो सिलेंडर जो पिक किए हैं X1 X2 X3 और X4 ये उनका डायमीटर्स है, मतलब ये सारी उसने डाटा जो है कलेक्शन की हुई है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे उसने जो अभी हमारे असल चीज़ जो हमारे काम की है वो यहाँ से शुरू हो रही है। सैम्पल नंबर जो है वो 1 से 10 तक है। x1 x2 x3 x4 वैल्यूज़ वो हैं जो हमें दी गई हैं, मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया है। इसके आगे हमने सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जी सम से सिग्मा एक्स आई, मसलन एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हमने 4 सैम्पल्स के अंदर 4 बार इसकी जो वैल्यूज़ ली हैं उन सबको हम सम कर लेंगे। मतलब 230 प्लस 238 प्लस 242 प्लस 250, तो इसका सम इक्वल होता है 960 के, यानी कि 960। इन सब का सम आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने नीचे वाली 10 की 10 वैल्यूज़ का सिग्मा ले लिया 910 930 और इस तरीके से 100 ऑन चलता गया। इसके बाद मीन ऑफ एक्स बार। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर्स। मतलब जो सिग्मा है, सिग्मा को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 4 हम लोगों ने सैंपल लिए हैं ना, तो 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। आगे मैं अभी इसको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें 960 जो सिग्मा आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। 4 अब ये कहाँ से है, ये देखें 238 2 242 3 और 250 4। ये 4 जो है इनको 960 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा। मीन जो है हमारे पास क्या आएगा 240। तो इस तरीके से सारे मीन्स निकल आएंगे 227.50 सो ऑन। उसके बाद एक होती है रेंज। रेंज कहते हैं अपर माइनस लोअर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको हम कहते हैं रेंज। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है पहली जो हमें दी गई है वैल्यू, पहली वाली लाइन, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 250 और उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 230। सो 250 माइनस 230 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। सो इस तरीके से हम रेंजेस भी निकालेंगे। एंड के ऊपर जो है मीन निकालेंगे, रेंज सम ले लेंगे रेंज का भी और मीन ऑफ एक्स बार का भी। ये हमारे पास जो है ना डाटा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड आर बार चार्ट को है हम बनाएंगे। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वो है जिसके अंदर हमें नहीं दिया गया हुआ, ये सिग्मा नहीं दिया हुआ। सो एक भी कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सेंटर लिमिट या उसे सेंटर लाइन भी कह सकते हैं, और उसके बाद एक हमें अपर कंट्रोल लिमिट और एक लोअर कंट्रोल लिमिट। ये 3 चीज़ें जो है हम इनको फुलफ़िल करेंगे। जब तक हमारे पास ये 3 चीज़ें नहीं होंगी उसके लिए हम उसके बगैर हम डाटा कंप्लीट नहीं कर सकते और उसके बगैर हम कुछ भी मतलब नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स बार एंड आर बार चार्ट। सबसे पहले एक्स डबल बार जो है उसका फार्मूला होता है एक्स बार चार्ट। अभी हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक्स डबल बार, क्योंकि आगे हमने जब ग्राफ शो करना है ना उसके अंदर एक्स डबल बार यूज़ होगा। तो एक्स डबल बार, एक्स बार जो है वो हमने ऊपर फाइंड किया है। अभी एक्स बार का दोबारा से जब हम लेंगे सिग्मा तो वो हो जाएगा एक्स डबल बार। तो एक्स डबल बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बार ओवर एम। तो सिग्मा एक्स बार जो है वो ऊपर ये वाली वैल्यू जो हमारे पास दी गई है 2345.75, ये सिग्मा एक्स बार है। अब हमने फाइंड करना है सिग्मा एक्स डबल बार। तो ये हमने एक्स डबल बार हमने फाइंड करना है। तो सिग्मा एक्स बार ये 2345.75 वाला, और इसको डिवाइड कर देंगे एम के साथ। एम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया 10 के साथ, तो हमारे पास ये एक्स डबल बार की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इस तरीके से हम आर बार फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइंड किया है वो आर, सिंपल आर फाइंड किया है, रेंज फाइंड किया। भाई हमने आर बार फाइंड करना है तो वह बिल्कुल इस तरीके से होगा, आर बार इज इक्वल टू सिग्मा आर ओवर एम। सिग्मा आर हमारे पास क्या आया था 196 और एम जो है हमारे पास 10 है, तो इसके साथ भी हमें आर बार की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, सेंट्रल लाइन जो है उसके लिए फार्मूला होता है, अगर हमने एक्स बार चार्ट बनाना है तो वही आर बार जो है वही हमारे पास, जो आर बार का आंसर है वही हमारे पास सेंट्रल लाइन का फार्मूला है। उसके बाद UCL अपर कंट्रोल लिमिट या अपर सेंट्रल लाइन इसको कह सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, ये जो सेंट्रल लाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए जो एक्स बार यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स बार के लिए जो सेंट्रल लाइन का फार्मूला है वो एक्स डबल बार जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है। इसके लिए इसके बाद अब हमने UCL फाइंड करना, तो उसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। और उसके बाद जो इसके अंदर फिर हम सिंपली जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स डबल बार की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर ये निकाली थी, और इसके बाद हमारे पास A2 वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसने हमें सैम्पल्स, ये 4 सैम्पल्स दिए थे, तो A2 की वैल्यू 0.73 है। यहाँ पर उसने 0.73 यूज़ की हुई है। और इसके बाद 19.6 आर बार जो है,
आर की वैल्यू जो है वो आर बार की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आई है, ये वाला टेबल जो है इसके अंदर से वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ कर रहा है। यही वाली वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर इसने गिवन भी दी हुई हैं। इस तरीके से हम LCL की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये LCL का वैल्यूज़ निकालने के लिए फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होता है वो x डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार, ये हमारे पास फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इससे हमारे पास जो है ना LCL की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम जो सिंपल एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक साइड पे हम सिंपल नंबर्स लिख लेंगे, दूसरी साइड पे हम लोगों ने जो रीडिंग्स ली थी डायमीटर्स की वो ली। अभी हमारी सेंटर वाली जो थी वो 234 पॉइंट समथिंग आ रही थी। उस तरीके से फिर हम सेंटर लाइन वहाँ से ले लेंगे और अब सबसे अपर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आई थी उसको अपर 250 के राउंड अबाउट आई थी। ऊपर हम देख लेते हैं 249.06 मतलब 250 से थोड़ा सा नीचे, और जो दूसरी लोअर कंट्रोल लिमिट है वो आई थी 220.72, तो 220 की वाली लाइन के पास ये लाइन आ जाएगी। तो इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आएंगी हम उनको डॉट लगाते रहेंगे और उसके ज़रिए हम बाद में फिर प्लॉट कर लेंगे। ये हमें शो करेगा कि हमारी जो प्रोसेस चल रहा है वो अंडर दी लिमिट है कि नहीं। उसके बाद अभी हम आर बार चार्ट जो है वो आर बार चार्ट जो है वो बनाएंगे। उसके लिए हमें कंट्रोल लिमिट्स जो है उनको निकालना है। तो उसके लिए सिंपल ये नीचे वाले फार्मूलाज दिए हुए हैं। आर कंट्रोल लाइन निकालने के लिए R 19.6 मतलब ये जो ऊपर हम लोगों ने निकाली है 19.6, ये वाली आर बार की। और UCL निकालने के लिए भी फार्मूला यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला होता है D4 इंटू आर। D4 की वैल्यू भी उसी टेबल से निकाली। LCL के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो D3 इंटू आर बार होगा। सेम इनके लिए निकाल के हम सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे लोअर वाली लाइन जो है वो ज़ीरो के साथ जो मैच कर रही है। आर बार चार्ट के अंदर एक निशानी ये होती है कि इसकी लोअर लिमिट जो है वो हमेशा ज़ीरो लाइन के साथ होती है, मतलब इससे नीचे कुछ भी नहीं होता है। और सिंपल CL कंट्रोल लाइन जो है वो 20 के राउंड अबाउट आई थी, तो 20 वाली लाइन के करीब लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अपर कंट्रोल लाइन जो है वो 50 और 40 के दरमियान थी, इसलिए वो ऊपर आ गई। वो सेंटर में वैल्यूज़ को प्लॉट करके डॉट लगा लेंगे। डॉट लगा के बस उसके बाद हम सब लाइन्स को मिला लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर आगे एक हमें चीज़ दे दी गई है कि जिसके अंदर पहले भी हमने एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमें सिग्मा नहीं था। अभी इस वैल्यू के अंदर हमें सिग्मा दिया गया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। एक एग्जांपल है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एट द कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हैज़ टेकन 25 सैंपल with 4 observation of each of volume of the bottle filled. The data and the computed means are shown in the table। वो आगे टेबल्स के अंदर हमें दी गई हैं। If the standard deviation of the bottling operation is 0.14 ounces, यूज़ द इंफॉर्मेशन डेवलप कंट्रोल द लिमिटेड। ये आगे हमें डाटा दिया हुआ है, इसके ज़रिए से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सैंपल ऑफ नंबर उसने 25 लिए थे। उसके बाद बॉटल ओपनिंग इन ऑन से 4 ली थी। इसकी वैल्यूज़ हमें पहले वाली को देखते हैं जिसके अंदर हमें दिए गए 15.85, 16.02, 15.83 एंड 15.93। एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 4। और उसके बाद हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। रेंज जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारी वैल्यूज़ जो है बिल्कुल ये टेबल सेम टू सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला टेबल हमने यूज़ किया था सॉल्व करने से पहले, ये सेम बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद अब इसकी जो फाइंड करेंगे UCL और LCL फाइंड करना है। तो UCL फाइंड करने के लिए हमारे फार्मूला जो यूज़ होता है वो होता है x डबल बार प्लस Z सिग्मा x बार। अभी यहाँ पर देखें, हम लोगों ने अगर फाइंड करना है सिग्मा, यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे सिग्मा तो दिया गया हुआ है बट हमारे पास डाटा जो है वो फुलफ़िल नहीं है। तो डाटा को फुलफ़िल करने के लिए अभी हमें यहाँ पे आगे एक और फार्मूला यूज़ होगा जिसके अंदर सिग्मा x बार की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सिग्मा x बार इज़ इक्वल होता है S ओवर अंडर रूट n। S सैम्पल और अंडर रूट n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर जितने भी उसने लिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे S नहीं होता, तो S को फाइंड करने का तरीका होता है R बार ओवर D2। तो R बार ओवर D2 की वैल्यू पुट करके S की वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे S ओवर अंडर रूट n के अंदर, तो इससे हमारे पास सिग्मा x बार की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम UCL और LCL वाला फार्मूला जो है इसके अंदर पुट करेंगे। UCL का फार्मूला होता है x डबल बार प्लस Z सिग्मा x बार, और LCL का फार्मूला होता है x डबल बार माइनस Z सिग्मा x बार।
तो इसके ज़रिए हम जो है वो वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद हम सिंपली ये बल्कि नीचे जो है वो दिया भी है, सेंट्रल लाइन एक्स डबल बार बराबर है ये 398.75 ओवर 25 जो है टोटल सैंपल नंबर है और 398.75 ये एवरेज जो है वो ली गई थी, ये जो 398.75 आई है। सो इसके ज़रिए करते हुए हमें एक्स डबल बार और एक्स डबल बार की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। कंट्रोल लिमिट जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास यूसीआर और एलसीएल आ जाएगी। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम जैसे उसमें किया था, ये नीचे बल्कि शो भी कर रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है ये एलसीएल को और यूसीएल को शो कर रही है, जो सेंटर लाइन है वो शो कर रही है प्लेन लाइन, मतलब डार्क लाइन लगी हुई है, डॉटेड लाइन नहीं है। और जो ब्लू कलर की जिगजैग बनी हुई है ये सैंपल मीन्स को शो कर रही हैं। मसलन ये पहली 15.90 के राउंड अबाउट है और दूसरी 16 के राउंड अबाउट। बिल्कुल इस तरीके से जो है ये वैल्यूज़ को प्लॉट करके हमने एक चार्ट बना लिया जो हमें शो कर रहा है कि हमारे वेरिएशन जो है वो अंडर द कंट्रोल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा आज का टॉपिक था।